देसिल बैना सबजन मिठा ते तैसन जम्पाऊ अव हट्टा। जी हाँ दोस्तों, यूजीसी नेट हिंदी में आदिकाल के अंतर्गत लौकिक साहित्य में आज हम विद्यापति को पढ़ने वाले हैं। हिंदी सरोज ऑनलाइन में मैं डॉक्टर सुमित गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। हम अभी तक अमीर खुसरो तक पढ़ चुके हैं आदिकाल में। आज की क्लास में हम आगे विद्यापति जी को पढ़ने वाले हैं। बहुत ही विस्तृत ये कक्षा होने वाली है और यूजीसी नेट हिंदी वालों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, बल्कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो हिंदी में किए जाते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इससे पंक्तियां आने के लिए, कथन आने के लिए बहुत कुछ मैटर हमें मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। विद्यापति जी का जन्म 1350 ईस्वी में हुआ और इनका निधन 1460 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ था ये भी आ जाता है कई बार एग्जाम में कि दरभंगा के पास विस्पी नामक गांव में हुआ। विस्पी नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ। इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार इनका समय 1360 से 1448 ईस्वी माना जाता है। ये भी हमें याद रखना है क्योंकि डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार भी इनका समय पूछा जा सकता है। इनके पिता का नाम गणपति ठाकुर। इनके पिता भी बहुत बड़े कवि थे। इन्होंने योगेश्वर की उपाधि प्राप्त की हुई थी। गणपति ठाकुर ने गंगा भक्ति तरंगिणी की रचना की थी। एक संस्कृत रचना थी जिसकी रचना गणपति ठाकुर ने की थी। विद्यापति के आश्रयदाता राजा कौन कौन हैं? शिव सिंह और कीर्ति सिंह। ये दोनों भाई थे, दोनों राजा, और ये विद्यापति जी के आश्रयदाता रहे हैं। अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न है विद्यापति के उपनाम। विद्यापति के उपनाम काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको हमें याद कर लेना है। इनके कुछ नाम मैथिल कोकिल। मैथिल कोकिल इनको किसने कहा था? मिथिला के विद्वानों द्वारा। मिथिला के विद्वानों ने इनको मैथिल कोकिल कहा था क्योंकि इन्होंने पदावली जैसी सरस रचना मैथिली भाषा में की थी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इनको पंचानन कहते हैं, ये भी पदावली की रचना के लिए। पंचदेव उपासक। पंचदेव उपासक की उपाधि हरप्रसाद शास्त्री जी ने इनको दी। जातीय कवि और अपरूप का कवि, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि जातीय कवि या फिर पूछ लेता है अपरूप का कवि किसने कहा, तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनको कहा। अभिनव जयदेव शिव सिंह ने कहा। और कुछ का कवि किसने कहा इनको? बाबूराम सक्सेना और हरप्रसाद शास्त्री, दोनों ने इनको कुछ कवि की उपाधि दी है। तो नोट्स बनाते चलिएगा, साथ साथ में पेन और पेपर लेकर बैठिए और नोट्स बनाते रहिए। जो जो मैं आपको एक एक पॉइंट करवा रहा हूं सब एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और जिनसे प्रश्न आने की 100% संभावनाएं रहती हैं उनको मैं बीच बीच में बताता भी रहता हूं, निशान लगवाता रहता हूं। तो साथ में पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राम वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, श्याम सुंदर दास, ब्रिजनंदन सहाय, ये तीन हैं जो इनको भक्त कवि मानते हैं। और रहस्यवादी मानने वाले ग्रियर्सन, जनार्दन, नगेंद्रनाथ गुप्त और कुमार स्वामी। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने विद्यापति को रहस्यवादी कवि माना है? तो रहस्यवादी कवि मानने वाले जो 3-4 साहित्य इतिहासकार हैं उनके नाम याद रखने हैं। ग्रियर्सन, जनार्दन, नागेंद्रनाथ गुप्त और कुमार स्वामी। इनका नाम हमें बिल्कुल याद रखना। सर्वमान्य मत से इन्हें श्रृंगारिक कवि ही माना जाता है। विद्यापति की रचनाएं देख लेते हैं। विद्यापति की रचनाओं को 2 खंडों में बांट लेते हैं।
संस्कृत की रचनाएं और हिंदी की रचनाएं। फिर हिंदी के अंतर्गत भी हम इनको अलग अलग उपभागों में बांटकर याद कर लेंगे। इससे हमारा सब्जेक्ट ये आसान हो जाएगा, ये टॉपिक याद रखना। संस्कृत की रचनाएं कौन कौन सी हैं इनकी? शैव सर्वस्व सार, शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, भू परिक्रमा और दान वाक्यावली। दुर्गा भक्ति तरंगिणी और दान वाक्यावली इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है एग्जाम में, इनको याद रखना है। आगे है पुरुष परीक्षा, विभाग सार लिखनावली और गया पत्रलक। इन संस्कृत रचनाओं में मोस्ट इंपोर्टेंट जो हैं दुर्गा भक्ति तरंगिणी और दान वाक्यावली है। इनको तो हमें पक्का याद करना ही है, और जब भी रिवीजन करें बाकी की रचनाओं को अवश्य पढ़ना है। 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो सारी याद हो जाएंगी। मैथिली की रचनाएं इनकी पदावली, पदावली जो इन्होंने 1380 ईस्वी में मैथिली भाषा में रची थी, जिसके लिए इनको बहुत सारे उपनाम और उपाधियां दी भी गई हैं। अवहट की रचना, अवहट की रचना क्या क्या है? कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ये देखें कि 3 जो रचनाएं हैं, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनके लिए ये हिंदी साहित्य में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, तो इनके नाम और इनके प्रकाशन हमें याद रखने हैं, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अवहट की रचना कौन सी है, मैथिली की रचना कौन सी है, संस्कृत की रचना कौन सी है, ये हमें मोस्टली याद रख लेना है। अभी कुछ अन्य जो हमारे साहित्य इतिहासकार हैं, ये गोरख विजय नाटक को इनकी ही रचना बताते हैं, और इस रचना को वो संस्कृत, प्राकृत और मैथिली की मिश्रित रचना मानते हैं। कुछ विद्वान इनके अन्य नाटकों के नाम भी बताते हैं, जिनमें रुक्मणी परिणय और परिजात हरण भी मुख्य हैं। तो इनके नाटक गोरख विजय का नाम याद रख लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाता है विद्यापति के संदर्भ में अलग अलग जो आलोचक हैं उनके क्या मत हैं, उनकी भाषा शैली के बारे में, उनके लिखने के बारे में, उन्होंने जिस हिसाब से श्री कृष्ण के बारे में, राधा कृष्ण के बारे में लिखा है, उसके बारे में क्या क्या उनके मत हैं, ये हम देख लेते हैं। कीर्तिलता कीर्ति सिंह के प्रीत्यर्थ लिखी गई, और पदावली स्वांतः सुखाय और शिव सिंह लखमा देवी के प्रीत्यर्थ। कीर्तिलता किसके लिए लिखी थी? कीर्ति सिंह के लिए लिखी थी, और पदावली शिव सिंह और लखमा देवी के लिए उन्होंने लिखी थी। इसका प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है कि कीर्तिलता किसके लिए लिखी और पदावली किसके लिए लिखी। तो इस कथन के साथ साथ में हमें यह भी याद रखना है, कीर्तिलता को कीर्ति सिंह के लिए लिखा, ये एकदम मिलता जुलता प्रश्न हो जाएगा। कीर्तिलता का नाम दे देंगे तो कीर्ति सिंह ही सही उत्तर होगा। और पदावली, पदावली के लिए शिव सिंह, इनके जो दूसरे आश्रयदाता राजा हैं शिव सिंह, और उनकी धर्मपत्नी लखमा देवी के लिए इन्होंने लिखी है। ये कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। डॉक्टर बच्चन सिंह के इसमें बहुत सारे कथन आपको मिलेंगे और वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। शुक्ल जी के भी 2-3 बहुत महत्वपूर्ण कथन हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा, उनको बिल्कुल पक्का तैयार कर लेना है। कीर्तिलता की भाषा, कीर्तिलता की भाषा को विद्यापति ने अवहट्ट कहा है, अवहट्ट भाषा माना है इन्होंने। इसके लिए ये पंक्तियां भी मिलती हैं, देसिल बयना सबजन मिठा ते तैसन जमपाओ अवहट्टा, कि देसी भाषा जो है वो सबसे मीठी है और इसीलिए अवहट्ट में लोग उसको जपते हैं। ये भी डॉक्टर बच्चन सिंह जी का कथन है, और ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में पूछी भी गई हैं। तो इन पंक्तियों को
ध्यान में रखना है। अवहट की जहां पर अवहट का जहां जिक्र आ जाएगा वहां पर डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन होगा और वो विद्यापति के लिए ही होगा। विद्यापति कीर्तिलता में सामाजिक और साहित्यिक परंपरा का समर्थन करते हैं तो पदावली में उन्हें तोड़ते हैं। किस रचना में विद्यापति ने सामाजिक साहित्यिक परंपरा का समर्थन किया है और किस में उस परंपरा को तोड़ दिया है? तो इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं तीन ही हैं, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। इनमें से ही प्रश्न आने के ज्यादा चांस रहते हैं। अब इनकी भाषा के बारे में, एक और वे अपभ्रंश में लिख रहे थे तो दूसरी ओर मैथिली में। इससे पता चलता है कि 14वीं शताब्दी के अंत तक अपभ्रंश का स्थान देश भाषा ले चुकी थी। देश भाषा में लिखी पहली रचना विद्यापति की पदावली ही है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अकॉर्डिंग देश भाषा में लिखी सबसे पहली रचना विद्यापति की पदावली है। इसीलिए अतः विद्यापति ही हिंदी के पहले कवि ठहरते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह जी का कथन है, इसी के तहत वो विद्यापति को हिंदी के पहले कवि मानते हैं। इनकी जो अपभ्रंश थी वो देश भाषा मिश्रित थी, उसमें प्राकृत का प्रभाव लगभग पूरा हट चुका था और देश भाषा का प्रभाव उस पर पूरा हमें प्राप्त होता है। आगे बच्चन सिंह का एक और कथन, विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने जो है विद्यापति की कविता को प्योरली एकदम श्रृंगारिक बताया है। जैसे कि खजुराहो के मंदिरों को अगर कोई आध्यात्मिक कहे, कई जो हमारे हिंदी साहित्य के आलोचक हैं, जो साहित्य इतिहासकार हैं, उन्होंने इनको भक्त कवि भी मान दिया है, हम पीछे पढ़ के आए हैं। उनके लिए बच्चन सिंह ने यह कथन लिखा है कि विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट कथन हो जाता है, इसको हमें याद रखना है। आगे बच्चन सिंह जी का एक और कथन, मैथिली की मिठास, लोक धुनों का समावेश, तन्मय भूत करने वाली अपनी क्षमता के कारण पदावली आज भी लोकप्रिय है, कल भी रहेगी। नागर अभिरुचि के बावजूद विद्यापति की रचनाओं में एक खुलापन है, साहस है, सौंदर्य उपभोग की ललक है, रूप दर्शन की अतृप्त प्यास है। ये डॉक्टर बच्चन सिंह जी का कथन है। ये कथन जो है ये यहां से भी आ सकता है, नागर अभिरुचि से लेकर और अतृप्त प्यास है तक भी आ सकता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। विद्यापति का प्रेम न तो रोमांटिकों जैसा वायवीय है और न ही भक्तों की तरह दिव्य है, वे अपरूप के कवि हैं। इस कथन में डॉक्टर बच्चन सिंह उनको अपरूप का कवि मानते हैं और इसीलिए ये कथन जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने विद्यापति के ऊपर पूरी खोज की है और उनके रचनाओं को, उनकी भाषा को, उनके व्यक्तित्व को बड़े नजदीक से उन्होंने पढ़ा है, समझा है और उनके बारे में बहुत ज्यादा हमारे बच्चन सिंह जी ने ही लिखा है। तो इसीलिए इनके कथन मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। आगे शुक्ल जी क्या कहते हैं? शुक्ल जी कहते हैं कि विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। इन पदों की रचना जयदेव के अनुकरण पर शायद की गई हो। ये ही जो है ये गलत लगा हुआ है। जैसा कि मुझे याद है इस कथन में इन पदों की रचना जयदेव के अनुकरण पर ही शायद की गई हो, क्योंकि ये ही आगे लगने से इसका नेगेटिव इफेक्ट जा रहा है और ये 100% ये ही जो है शायद से पहले लगेगा। इसे ठीक कर लीजिएगा।
ये ही यहां नहीं आएगा, शायद से पहले ही आएगा। इनका माधुर्य अद्भुत है, ये शुक्ल जी का कथन है। और राधा कृष्ण को काव्य में नायक नायिका का रूप देने वाले हिंदी साहित्य में विद्यापति पहले कवि माने जाते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ये प्रश्न भी बन सकता है कि राधा कृष्ण को नायक नायिका के रूप में हिंदी साहित्य में प्रथम प्रतिस्थापित करने वाले कवि कौन हैं। आगे बढ़ते हैं। जिस रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए वह पदावली है। ये शुक्ल जी का कथन है और शुक्ल जी का मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है ये वाला, ये पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर, यहां चढ़ाकर आएगा, उन्हें चढ़ाकर कुछ लोग ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है। वैसे ही विद्यापति के पदों को भी सूर आदि कृष्ण भक्तों को श्रृंगारी पदों की भी ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है। और वे कहना ये चाहते हैं कि आजकल जो लोग हैं वो किन्हीं भी पदों को, कोई भी पद पुराने मिल जाते हैं, वो क्या हैं, उनको भक्ति का चोला पहनाने की बहुत कोशिश करते हैं। क्योंकि जिस समय ये खोजें चल रही थी, ये जो साहित्य लिखा जा रहा था, साहित्य का इतिहास लिखा जा रहा था, उस समय जो जन भावना है वो भक्ति की तरफ बहुत ज्यादा झुकी हुई थी। इसीलिए हमारे जो आलोचक थे, हमारे साहित्य इतिहासकार थे, उन्होंने इनके पदों को भी आध्यात्मिक दृष्टि से देखना शुरू किया। भक्ति भाव उनमें इस हिसाब से प्रस्तुत किया कि उनमें श्रृंगारिक भाव ज्यादा न होकर भक्ति भाव में पूर्ण वो पंक्तियां हैं। उनके लिए ये रामचंद्र शुक्ल जी का एक करारा व्यंग है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है। एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, चाहे वो नेट जेआरएफ का एग्जाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो। DSSB के लायक ये है नहीं, उसके लेवल से बहुत ऊपर है, लेकिन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने लायक बहुत ही आसान सा ये प्रश्न बन जाता है। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, इसी कथन का आगे ये उत्तर है, आचार्य शुक्ल जी का कथन है। आगे रामकुमार वर्मा जी का कथन, विद्यापति का संसार ही दूसरा है, वहां सदैव कोकिलाएं कूजन करती हैं, फूल खिला करते हैं, पर उनमें कांटे नहीं होते। यानी कि उनकी जो वाणी थी, जिस भाषा में वो रचना करते थे, उनमें कर्कश शब्द बहुत ही कम मिलते हैं, कानों को चुभने वाले शब्द बहुत ही कम मिलते हैं। इसलिए वो लिखते हैं कि उनकी जो रचनाएं हैं उनमें कोकिलाएं कूजन करती हैं, फूल खिला करते हैं और उन फूलों के साथ में कांटे नहीं होते हैं। उनकी रचनाओं में राधा रात भर जगा करती है, उसके नेत्रों में ही रात समा जाती है, शरीर में सौंदर्य के सिवाय कुछ भी नहीं है। रामकुमार वर्मा जी का ये मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है, जो कथन पढ़ने में भी बहुत सरस लग रहा है। आपने देखा होगा ये कथन भी बहुत ही मीठा सा और सरस सा हमें प्रतीत हो रहा है पढ़ते हुए भी। हिंदी के जो विद्यार्थी हैं हृदय से पढ़ते हैं और हृदय से जिस चीज को आप पढ़ोगे उसके जो भाव हैं वो निकलकर आपको प्रफुल्लित कर सकते हैं। और अगर वीर गाथात्मक है तो आपके शरीर में खून का संचार एकदम दुगनी तेजी से कर देता है। तो अगर हृदय से आप पढ़ेंगे हिंदी को, उसके अंदर डूब कर पढ़ेंगे, तो इसको समझना, इसको सीखना, इसको याद रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। कहानी की तरह हम इसको आराम से याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विद्यापति के बाह्य संसार में भगवत भजन कहां?
ये भगवत की जगह भगवद होना चाहिए, यहां भगवद आएगा। भगवद भजन कहां? वय संधि में ईश्वर संधि कहां? सत्य स्नाता में ईश्वर से नाता कहां? अभिसार में भक्ति का सार कहां? उनकी कविता विलास की सामग्री है, उपासना की साधना नहीं। ये कथन रामकुमार वर्मा जी का मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है। और इस कथन के अलावा इसमें ऐसे प्रश्न बन सकता है कि विद्यापति की कविता को विलास की सामग्री किस साहित्य इतिहासकार ने या फिर किस हिंदी आलोचक ने माना है? रामकुमार वर्मा जी। उस समय पर अगर प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए होंगे तो मैक्सिमम जो है हम शुक्ल की तरफ झुक जाते हैं, लेकिन ऐसा व्यंग्य भरा कथन रामकुमार वर्मा जी ने लिखा है विद्यापति के बारे में, ये हमें याद रखना है। आगे बाबू गुलाब राय जी क्या लिखते हैं विद्यापति के बारे में? विद्यापति में भक्ति भावना थी, किंतु उस पर श्रृंगार भावना ने विजय पा ली थी। उनके पदों को सुनकर चैतन्य महाप्रभु भक्ति के आवेश में लोटपोट हो जाते थे। ये बाबू गुलाब राय जी का कथन इंपॉर्टेंट कथन है। और इसको इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि किस रचनाकार के पदों को सुनकर चैतन्य महाप्रभु भक्ति के आवेश में लोटपोट हो जाते थे? देखिए, ऐसा कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु जी विद्यापति की रचनाओं से, राधा कृष्ण चित्रण से इतने प्रभावित हुए थे कि विद्यापति जी को बुलाकर वे राधा कृष्ण की रचनाएं, उनकी पंक्तियां, उनके दोहे सुनते थे और वो इतने मंत्रमुग्ध हो जाते थे इनके काव्य को सुनकर कि सुनते सुनते शून्य में खो जाते थे, भक्ति भाव में डूब जाते थे और मूर्छित हो जाते थे। ऐसा जनश्रुतियों में, लोक श्रुतियों में लिखा गया है, सुना गया है। और वहां के लोग जो चैतन्य महाप्रभु के बाद में जो उनके वंशज आए हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, वो बताते हैं कि ऐसा सच में हुआ करता था। इतनी सरस वाणी, इतनी सरस रचनाएं, मंत्रमुग्ध कर देने वाला राधा कृष्ण का चित्रण, ऐसे चित्रण को सुनकर भक्ति भाव में डूबकर चैतन्य महाप्रभु जी बेहोश भी हो जाते थे। आगे चलते हैं। विद्यापति श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि हैं। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। श्रृंगार जो ये लिखा हुआ है ये अशुद्ध है। शुद्ध श्रृंगार लिखा जाता है इस प्रकार, आधाश्रय उसमें आता है, नीचे री की मात्रा लगती है और गार, श्रृंगार इस प्रकार लिखा जाता है शुद्ध। ये अशुद्ध है, इसे ठीक कर लीजिएगा। ये श्रृंगार जो है वो शुद्ध है। आगे बढ़ते हैं। कीर्तिलता में क्या है? कीर्तिलता में हमें क्या मिलता है? तिरहुत के शासक, ये भी हमें याद रखना होगा कि उनके आश्रयदाता राजा तिरहुत के शासक थे। कीर्ति सिंह की वीरता और उदारता का वर्णन हमें इसमें मिलता है। इसका ऑथेंटिकेशन जो है वो शुक्ल जी के इतिहास में, हिंदी साहित्य का इतिहास में हमें मिलता है और इसका ऑथेंटिकेशन हम क्लास में आगे देखने भी वाले हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास से विद्यापति के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट लाइनें एग्जाम की दृष्टि से मुझे लगी हैं वो आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए, शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसमें से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमें उससे पढ़ना, जो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, जो पंक्तियां हैं, वो पढ़ना अति आवश्यक हो जाता है। तो अन्य किताबों के अलावा, जैसे हम कोई गाइड से पढ़ते हैं या फिर और हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ते हैं, नगेंद्र जी का इतिहास हो, चाहे मैनेजर पांडे जी का हो,
चाहे हम कोई और किताब पढ़ रहे हो कंपटीशन के लिए, लेकिन शुक्ल जी की किताब पढ़ना किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। कीर्तिलता में जौनपुर का वर्णन मिलता है। कीर्तिलता को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भृंग भृंगी संवाद कहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। किस रचना को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भृंग भृंगी संवाद कहा है? आजकल यूजीसी नेट में तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको इस प्रकार भी पूछ लेता है कि कीर्तिलता को किस आलोचक ने क्या कहा है। इस प्रकार भी मिलान वाला प्रश्न दे सकते हैं, या फिर वन लाइनर क्वेश्चन ये आ सकता है। आगे, कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता एवं उदारता का वर्णन प्राप्त होता है। आगे मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है ये, विद्यापति ने भगवान शिव की स्तुति में जिन पदों की रचना की उन पदों को नचारी कहा गया है। नचारी किसे कहते हैं? विद्यापति ने भगवान शिव की स्तुति में जिन पदों की रचना की उन पदों को नचारी कहा जाता है। ये प्रश्न दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है कि नचारी किसे कहा जाता है। दोनों तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये पंक्ति है, इसे याद कर लेना है एकदम हृदय से। अब कीर्तिलता में कितने अध्याय हैं? कीर्तिलता में 4 अध्याय हैं, जिन्हें पल्लव कहा गया है। ये भी इंपोर्टेंट लाइन है, इसे भी याद रखना है कि कीर्तिलता में 4 अध्याय हैं और उन्हें पल्लव कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। ये हिंदी साहित्य का इतिहास से पंक्तियां हैं, जो कि शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास है। इन्हें हम देख लेते हैं। प्रसिद्ध भाषा तत्वविद सर जॉर्ज ग्रियर्सन जब विद्यापति के पदों का संग्रह कर रहे थे, विद्यापति के पदों का संग्रह ग्रियर्सन ने जब किया, तब उन्हें पता लगा कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका नाम की प्रशस्ति संबंधी 2 पुस्तकें भी उन्होंने लिखी हुई हैं, पर उस समय इनमें से किसी का पता नहीं चल पाया। तो सबसे पहले पता किसको चला था? जॉर्ज ग्रियर्सन को पता चला था कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका नामक भी 2 रचनाएं विद्यापति जी की लिखी हुई हैं। तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता, उदारता, गुणग्राहकता आदि का वर्णन मिलता है। बीच बीच में कुछ देश भाषा के पद्य रखे हुए हैं। अपभ्रंश भाषा के दोहे हैं, चौपाई हैं, छप्पय छंद हैं, गाथा हैं। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है कि कीर्तिलता में किस प्रकार के छंदों को रखा गया है। तो उसमें दोहा, चौपाई, छप्पय, गाथा, ये जो है इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट छंद हमें मिलते हैं। इस अपभ्रंश की विशेषता यह है कि यह पूर्वी अपभ्रंश है। विद्यापति की भाषा को क्या कहा गया है? पूर्वी अपभ्रंश कहा गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे हमें याद रखना है, नोट कर लीजिएगा। इसमें क्रियाओं आदि के बहुत से रूप पूर्वी हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं इनकी भाषा के बारे में। दूसरी विशेषता क्या है इनके अपभ्रंश की? कि देश भाषा से कुछ अधिक निकट लगती है ये, और उसमें तत्सम शब्दों का बहिष्कार नहीं है, यानी कि संस्कृत के तत्सम शब्द भी लेने में कोई झिझक नहीं की है विद्यापति जी ने। तो उनकी जो अपभ्रंश है बहुत ही अलग तरीके की है, देश भाषा की है, पूर्वी अपभ्रंश इसे कहा गया है। और इस पूर्वी अपभ्रंश में भी संस्कृत के तत्सम शब्दों को ग्रहण करने में कोई भी हिचकिचाहट विद्यापति जी ने नहीं दिखाई है। और इस प्रकार की अपभ्रंश को, जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्द मिक्स किए जाते हैं, इसे टकसाली अपभ्रंश का नाम दिया गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट विद्यापति जी के बारे में कथन है। इसे
नोट कर लेना है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, ये पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। टकसाली अपभ्रंश किसकी भाषा को कहते हैं और टकसाली अपभ्रंश आखिरकार है क्या, ये पूछा जा सकता है, इसे हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। ये एक छोटी सी पंक्ति है, जुगबण गयूं न झूरी। आज तक पूछा नहीं गया है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लेकिन आगे चांसेस हैं क्योंकि नए नए प्रश्न बनते जा रहे हैं, इसे पूछा जा सकता है। गए को यौवन को न झूर, या फिर गए यौवन को न पछता, जो यौवन चला गया है उसके बारे में सोच सोच कर पछताना बेकार है। आगे, जो जो काव्य भाषा देश भाषा की ओर अधिक प्रवृत्त होती गई, त्यों त्यों तत्सम संस्कृत शब्दों को रखने में संकोच भी घटता चला गया। शारंगधर के पद्यों और कीर्तिलता में इसका प्रमाण मिलता है। ये जो कथन है शुक्ल जी का, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है जो कि क्लास में नहीं हो पाया था, इसे नोट करना है और 100% इसको तैयार करना है। इसके चांसेस हैं पूरे पूरे के एग्जाम में ये पूछा जाए, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिखित परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसे 100% हमें याद रखना है कि जो जो काव्य भाषा देश भाषा की ओर अधिक प्रवृत्त होती गई, त्यों त्यों तत्सम संस्कृत शब्द रखने में संकोच भी घटता चला गया। और इसके उदाहरण शारंगधर की पद्य और कीर्तिलता हैं। ये किसका कथन है? शुक्ल जी का कथन है। बहुत इजी हो जाएगा ये पूछना, लेकिन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि शुक्ल जी का यह कथन किस इतिहास, किस रचनाकार के बारे में है या फिर किस आदिकालीन कवि के बारे में है। तो इस कथन को न भूलें। विद्यापति की कुछ पंक्तियां हैं जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती हैं और पूछी भी गई हैं, उनको मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। ये जो पेज है ये मैं दृष्टि की बुक से लेके आया हूं। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो इनकी पंक्तियां वो दी हुई हैं, बहुत अच्छे से शॉर्ट में जितने भी हमारे लौकिक साहित्य वाले हैं इनकी पंक्तियां, अमीर खुसरो जी की पंक्तियां, ठीक है, जैन कवियों की पंक्तियां, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियां वो इसमें दी हुई थी। तो इसमें से मैं विद्यापति की पंक्तियां उठा के लाया हूं, इन्हें पढ़ लेते हैं एक बार। देसिल बैना सब्जन मिठा ते तैसन जमपाओ और हट्ठा। ये जो है इंपॉर्टेंट है, पूछी जा चुकी है नेट में भी। आगे, पुरुष कहानी हो कहो, पुरुष कहानी हो कहो जसु पंथावे पुन्नु। ठीक है, कि पुरुष की कहानी ऐसी होनी चाहिए जिससे हमें पुण्य मिलता हो। जय सुरसा हो सही मम भाषा जो जो बुंज हिसो करी ही प्रशंसा। ये मुझे इंपॉर्टेंट लगती है इनकी पंक्ति, ये पूछी जा सकती है क्योंकि बाकी पंक्तियां इनकी बार बार पूछी जा चुकी हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है, इसे हमें ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। बालचंद विज्जावहु भाषा दुहु नहीं लग गई दुज्जन हासा। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछी भी जा चुकी है नेट में। जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक। ये भी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पंक्तियां, नहीं तो हमें ध्यान में रखना ही है। किसकी पंक्तियां हैं? हिंदू बोले दूर ही निकार छोटऊ तुरुका भबकी मार। इस पंक्ति को देखकर हमें ये लगता है कि ये कबीर जी की पंक्ति है, इसे हमें पक्का तैयार कर लेना है। याद रखना है कि ये विद्यापति की पंक्तियां हैं। इस प्रकार की पंक्तियां जो हैं वो कबीर के दोहों में हमें मिलती हैं, हम कंफ्यूज हो सकते हैं उसके बारे में, इसलिए इस पंक्ति का खास तौर से ध्यान रखना है। ये विद्यापति जी की पंक्ति है। विद्यापति पदावली से इस प्रकार पूछा जा सकता है कि किस रचना से है। इसकी कुछ पंक्तियां, खने खने नयन कौन अनुसराई खने खने बसन धूलि तनु भरई। सुधा मुख के विहि निर्मल बाला अपरूप रूप
मनोभाव मंगल त्रिभुवन विजयी माला। सरस बसंत समय भल पावली दक्षिण पवन वह धीरे सपनहु रूप बचन इक भाषिय मुख से दूरी करु चीरे। ये पंक्तियां आप एग्जाम में जाने से पहले एक बार रिवाइज जरूर करना, पूछे जाने लायक पंक्तियां हैं ये। माधव हम परिणाम निराशा तुहु जग तारन दीन दयामय अतय तोहर विश्वासा। ये जो है पदावली से पंक्तियां हैं, इन्हें भी हमें रिवाइज करते रहना है। और कीर्तिलता से इन पंक्तियों को मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, इनमें से पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, हमें पक्का तैयार कर लेनी है। विद्यापति के बारे में बहुत लंबी क्लास हो चुकी है, इस क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं और आगे हम पढ़ेंगे लौकिक साहित्य में। एक क्लास और होगी आपकी, उसमें लौकिक साहित्य कंप्लीट कर देंगे। ये मुझे मोस्ट इंपोर्टेंट लगे तीनों, ढोला मारूरा दूहा और अमीर खुसरो जी और विद्यापति जी, इसलिए मैंने इनके बारे में बहुत विस्तृत कक्षाएं आपको दे दी हैं। इतना अगर पढ़ लेंगे तो किसी भी एग्जाम में इनसे बाहर आने वाला कोई भी प्रश्न नहीं मिलेगा। तो पढ़ते रहिए मेरे साथ में, जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सभी अपडेट सभी क्लासेस मेरी देखिए और 100% आप नेट जेआरएफ क्लियर कर लेंगे। हृदय से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।